हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। आज की क्लास उत्तराखंड बजट 2023-24 पर रहने वाली है और ये क्लास 2023 और जब तक नया बजट नहीं आता है तब तक आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बहुत कम शब्दों में और बहुत शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर लें। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट यहाँ पर होंगे जिन पर हमें गौर करना है, जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर जो भी होंगे वहां पर एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं रखना है, बट उसके आसपास की वैल्यू तो एटलीस्ट याद रखनी है ताकि आपको रट्टा मारने की आवश्यकता यहाँ पर ना पड़े। तो हमें जैसे पता है कि हमारे वित्त मंत्री कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने 2023-24 का जो बजट है वो 15 मार्च 2023 को गैरसैंण में पेश किया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा सीधा पूछ लेता है, किसी भी अखबार की जो पहली खबर होती है ना, उसमें सबसे पहली दूसरी लाइन में ये पॉइंट यहां पर लिखे होते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित किया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 18.5% अधिक रहा और पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था वो 65,571.49 करोड़ रुपए का था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो जो जो क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे मैं आपको मार्क करवाते रहूंगा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू याद रखनी है कि इस बार का बजट कितना अनुमानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इस बार का जो बजट था उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो आप कह सकते हो कि राजस्व अधिशेष बजट पेश किया गया। अब ये राजस्व अधिशेष बजट होता क्या है? जब राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियां अधिक हो तो उसे राजस्व अधिशेष बजट कहा जाता है। यानी इस बार व्यय की तुलना में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियां अधिक हुई है, तो आपको एक ये पॉइंट याद रखना है। और उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व अधिशेष जो भी रहा है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 1.3% यानी, और ये वैल्यू भी आपको यहां पर याद रखनी है, ये 1.3% कितना है? 4,310 करोड़ रुपीस। ठीक है, अनुमानित किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस बार का राजस्व अधिशेष कितना रहा है? तो 4,310 करोड़ रुपए। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित आंकड़ों में जीएसडीपी का 0.8% रहा था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चालू मूल्य पर उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जीएसडीपी वर्ष 2023-24 के लिए कितना रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा 3.33 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 2022-23 और 22-23 में कितना था? 2.76 लाख करोड़ की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। तो यहां से ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है? तो आपको ध्यान रखना है 10% की वृद्धि का अनुमान है और कितना रहा है? 3.33 लाख करोड़ रुपए। चलिए आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.7% यानी 9,047 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,107.5% रहा था, जो भी संशोधित अनुमान थे। और पिछले वर्ष की तुलना में ये जो राजकोषीय घाटा है वो 12% अधिक रहने का अनुमान है। तो सीधा सीधा प्रश्न एक ये आ जाएगा, राजकोषीय घाटा कितना रहा? डायरेक्ट क्वेश्चन एक यहां से ये आ जाएगा, कितना प्रतिशत था जीएसडीपी का? ये क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2023-24 के लिए प्राप्तियां, उधार को छोड़कर जो भी प्राप्तियां थी वो 57,133 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में 9.7% की वृद्धि यहां पर
दर्ज की गई है। और इसी तरीके से वह जो ऋण चुकौती को छोड़कर, यानी ऋण चुकाने को छोड़कर 67,179 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 22-23 के संशोधित अनुमानों से 10% अधिक था। इसके अलावा सरकार ने 11,228 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाया जाएगा इस 2023-24 वर्ष में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बजट 2023-24 का एक यहां पर सार है। पहले हम यहां पर राजस्व प्राप्तियों के बारे में देखेंगे। यहां पर दिख रहा है आपको राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2023-24 में कितनी रही है? 57,057.26 करोड़ रुपए। और एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बनेगा। और 2022-23 में कितना रहा था? 52,044.86 करोड़ रुपए। अब जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपको करों से प्राप्त राजस्व होता है और एक करेतर राजस्व, यानी करों को छोड़कर जो प्राप्त राजस्व होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है दो प्रकार के राजस्व, कर राजस्व और करेतर राजस्व। तो कर राजस्व से प्राप्त जो अमाउंट है हमारी वो 31,402.48 करोड़ और करेतर राजस्व से 25,654.78 करोड़। अब ये जो प्राप्तियां हैं ये भी दो प्रकार की है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो इन प्राप्तियों में, पूंजीगत प्राप्तियों में अगर हम देखें तो कुल पूंजीगत प्राप्तियां सरकार के द्वारा 19,535.28 करोड़ की गई है, जबकि 2022-23 में ये 15,241.98 करोड़ रुपए थी। अब ये पूंजीगत प्राप्तियां कहां से? जैसे ऋणों की वसूली से, यानी रिकवरी ऑफ लोन 25.28 करोड़। अदर रिसिप्ट जो अन्य प्राप्तियां हुई वो लगभग 50 करोड़ के आसपास। और बोरोइंग एंड अदर यानी उधार और अन्य देयताओं से 19,460.00 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कुल प्राप्तियां हुई हैं वो लगभग 76,592.54 करोड़ की हमें यहां पर हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे व्यय की, यानी सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा। तो राजस्व खाते पर अगर व्यय की बात करें तो ये 52,747.71 करोड़ रुपए रहने वाला है, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट 6,161.40 करोड़ की रहेगी। और पूंजी खाते पर अगर कुल व्यय हम देखें तो वो 24,659.37 करोड़ रुपए यहां पर रहने वाला है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ये डेटा हमें इतना ध्यान रखना नहीं है, आपको सिर्फ टोटल व्यय आपको देखना है कि राजस्व खाते पर कितना था और पूंजीगत खाते पर कितना था। आप ये सारी चीजें वैसे भी ऐड ऑन कर सकते हो। और कुल व्यय अगर हम यहां पर देखें, कुल व्यय जो रहने वाला है 77,407.08 करोड़ रुपए का, और यही आपका कुल बजट है। यही वैल्यू हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि सरकार द्वारा 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट यहां पर पेश किया गया था। यानी बजट में हम आगामी वर्ष में कहां पर कितना खर्च करने वाले हैं वो सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, ये राजकोषीय घाटे के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। राजकोषीय घाटा कुल, ये अभी हमने पीछे भी देखा था, 9,046.91 करोड़ रुपए रहेगा। और प्रारंभिक घाटे की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा है ना 17 में से 10 घटाइए, और 10 क्या था? ब्याज अदायगियां। अगर हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपका प्रारंभिक घाटा रह जाता है। तो अगर 9,046 में से 6,161.40 करोड़ घटा दें तो ये कुछ प्रारंभिक घाटा हमारा यहाँ पर रहने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, एक तो आपका कुल, एक क्वेश्चन ये यहाँ पर बनेगा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा प्रारंभिक घाटा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। और साथ ही साथ राजस्व खाते पर कितना व्यय किया जाएगा और पूंजीगत खाते पर कितना व्यय किया जाएगा, तो ये डेटा आपको यहाँ पर नोट कर लेने। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास प्राप्तियां किस क्षेत्र से कितनी होंगी और रुपए जाएगा कहां, यानी वह किन क्षेत्रों पर कितना किया जाएगा, इस पाई डायग्राम की मदद से हम यहां पर देखेंगे। सरकार के द्वारा जारी किए गए सारे डेटा है। ठीक है,
चलिए, तो रुपया आता है मतलब आपकी इनकम, सरकार की इनकम कहां से होनी है। मान लीजिए टोटल जो अमाउंट आने वाली है वो 100 रुपए है, ठीक है। तो इस 100 रुपए में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहने वाला है वो हम यहां पर देखेंगे। तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है 27.07%। और ये डेटा जो कहां से आने वाला है, केंद्रीय सहायता से अनुदान, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। तो सबसे पहली चीज हमें यहां पर देखनी है, केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान हमें प्राप्त होगा वो 27.07% रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इसके बाद जो आएगा वो स्वयं का कर राजस्व है, स्वयं का कर राजस्व। मैं यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लिख दे रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे अटेम्प्ट कर सको एज इट इज। 25.89% यानी 100 रुपए है तो 27.07 रुपए कहां से आता है, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान से प्राप्त होता है, और 25 रुपए 89 पैसे स्वयं के कर राजस्व से। इसके बाद अगर हम बात करें 25.89, अच्छा इस स्वयं का कर राजस्व 25.89, इसके बाद 25.21%, ये कहां से प्राप्त होता है, हमें लोक ऋण से प्राप्त होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो लोक ऋण, और ये कितना रहने वाला है 25.21%, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो 14.79% केंद्र करों में राज्य का क्या अंश रहने वाला है, केंद्र करों में राज्य का अंश ये रहेगा लगभग 14.79%। इसके बाद अगर हम डेटा को देखें तो 6.17% करेत्तर राजस्व, जो हमने इससे पहले भी देखा था, करेत्तर राजस्व 6.17%। और इसके बाद क्रमशः अगर हम बात करें तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये हमें इतना गौर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये क्रम यहां पर याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो सरकार को कहां से मिलने वाला है, प्राप्तियां कहां से होने वाली हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से, जो कि 27.07%, स्वयं का कर राजस्व 25.89%, लोक ऋण 25.21% और केंद्र करों में राज्य का अंश 14.79% और करेत्तर राजस्व 6.17% रहने वाला है। और ये ऑर्डर आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रुपया जाता है यानी वह कहां कहां पर खर्चा किया जाना है। तो सबसे अधिक जो खर्च किया जाना है यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा 25.23%, यहां पर लिखा है अन्य, बट अन्य में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उन्हें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो 24.98% आपको यहां पर दिख रहा है 24.98%, और ये कहां से होने वाला है, वेतन भत्ते इत्यादि में जो खर्चा होगा वो 24 यानी राज्य सरकार द्वारा वेतन भत्तों में सर्वाधिक खर्चा यहां पर किया जाता है। इसके बाद अगर हम डेटा को देखें तो निवेश ऋण, जो निवेश किया है उसका ऋण अदायगी में, ठीक है, वो जाएगा 15.23%। इसके बाद अगर हम बात करें 10.55% वृहत निर्माण और लघु निर्माण यानी निर्माण कार्यों में 10.55%। अन्य अगर हम देखें तो पेंशन हो गया, अनुतोषित हो गया, यानी पेंशन वगैरह में अगर हम देखें तो ये लगभग 9.81% रहने वाला है। और बाकी चीजें आप यहां पर देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्रम आपको यहां पर ध्यान रखना है। और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक खर्चा किस मद पर किया जाता है, तो यहां पर देखेंगे तो वेतन भत्ते आदि पर सर्वाधिक खर्चा किया जाना है। तो सर्वाधिक वाला जो भी डेटा होगा उसका डेटा भी आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रमुख विभागों का बजट, यानी कुछ विभागों पर जिन पर सरकार के द्वारा अहमियत दी गई है, उन पर विशेष खर्चा किया गया है, जैसे शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए 10,459 करोड़ रुपए का बजट यहां पर निर्धारित किया गया था। और शिक्षा पर अपने व्यय का, यहां पर देखिए 2023-24 में शिक्षा पर कुल व्यय का 16.6% आवंटित किया गया है, और यह 2022-23 में अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन से 14.8% अधिक है। ठीक है, यानी अन्य राज्यों की अगर तुलना करें तो उससे 14.8% अधिक है। तो ये डेटा आपको यहां पर याद रखना है। 16.6% किस पर खर्च किया जाना है? शिक्षा, खेल, शिक्षा पर खर्च किया जाना है। और शिक्षा ही ऐसी मद है जिस पर राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक खर्चा किया जाता है। सर्वाधिक व्यय वाली अगर मद आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक व्यय शिक्षा पर ही यहां पर किया जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो 4,217 करोड़ रुपए का बजट यहां पर आवंटित किया गया है, और उत्तराखंड ने अपने कुल व्यय का 6.7% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों की औसत तुलना में 6.3% से क्या है? अधिक है। ठीक है, यानी एवरेज वैल्यू 6.3% है और उत्तराखंड की वैल्यू 6.7% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि पर 1,294 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल व्यय का 7.6% है। आपको ये वैल्यू भी यहां पर, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो आपको ध्यान रखना है। ये औसत वैल्यू है, देश की औसत वैल्यू ये 5.8% है अन्य राज्यों से अगर तुलना की जाए। सिंचाई 1,443 करोड़, ऊर्जा 1,251 करोड़, ग्रामीण विकास 3,272 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे। यहां पर इस ग्राफ के माध्यम से हम चीजें यहां पर थोड़ा सा देख सकेंगे। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, यानी शिक्षा की अगर बात करें, ठीक है, तो 23-24 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा 16.6% का खर्च किया जाएगा, व्यय किया जाएगा, जबकि एवरेज वैल्यू अगर हमने देखी थी, अभी पीछे भी देखी थी, वो 14.8% है। स्वास्थ्य पर देखें तो 6.7%, जो कि राज्यों का जो औसत है वो 6.3% है। एग्रीकल्चर की बात करें तो 2023-24 में 7.6% रहेगा। एवरेज की बात करें तो ये 5.8% है। और स्पेंडिंग ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ठीक है, जल आपूर्ति और स्वच्छता की बात करें तो 2023-24 में उत्तराखंड के द्वारा 1.9% खर्च किया गया, जबकि एवरेज 3% का है देश में। एनर्जी, ऊर्जा पर 1.8%, जबकि औसत 4.8% है राज्यों का। और स्पेंडिंग ऑन हाउसिंग, ठीक है, ये 0.5% है, जबकि औसत 1.8% है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनने के चांस है, ये भी आपको क्रम में लगाने के लिए पूछे जा सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। तो सर्वाधिक जो है खर्चा वो किस पर किया जाना है? शिक्षा पर। शिक्षा पर कितना है? 16.6%। इसके बाद अगर हम बात करें कृषि पर, ठीक है, शिक्षा के बाद कृषि पर जो खर्चा किया जाना है वो कितना है यहां पर? 7.6%। और अगर इसके बाद फिर बात करें तो ये स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य पर जो कुल खर्चा होना है वो 6.7% होना है। तो आपको ये डेटा यहां पर ध्यान रखना है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा खर्चा शिक्षा पर होगा, उसके बाद कृषि पर और फिर स्वास्थ्य पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ बजट की विशेषताओं को यहां पर देख लेते हैं। इस बार के बजट का जो ध्येय वाक्य यहां पर था वो अग्रणी उत्तराखंड, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। इस वर्ष बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। रोजगार, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और पर्यटन पर। केंद्र सरकार के बजट से प्रेरित होकर आपको ध्यान होना चाहिए, केंद्र सरकार ने सप्तऋषि यानी 7 विशेष क्षेत्रों को प्राथमिकताएं दी थी। इसी आधार पर राज्य को 2025 तक एक सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है, जिसके तहत 7 क्षेत्रों और राज्य सरकार के द्वारा सप्त किरण, इन 7 क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया? सप्त किरण पर विशेष ध्यान केंद्रित
किया जाना है। और ये सप्त किरण क्या होने वाले हैं, यानी ये 7 क्षेत्र क्या होने वाले हैं। सबसे पहला है मानव पूंजी में निवेश। अभी मानव पूंजी में निवेश का अर्थ क्या है कि राज्य के हर व्यक्ति को सशक्त संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स जिसमें पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है क्षमताओं का विकास। अंतिम छोर तक, यानी अंतिम छोर तक, जो भी राज्य के अंतिम छोर है वहां तक पहुंच, विकास के लिए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमताओं, साथ ही साथ जो सबसे निचले तबके का जो व्यक्ति है उसके भी विकास पर प्रयास किया जाएगा और उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें मौके यहां पर दिए जाएंगे। तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता। राज्य के हर क्षेत्र व्यक्ति तक प्रभावी चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाना है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास यहां पर किया जाना है, यानी भविष्य की जरूरतों के अनुसार पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही परिसंपत्तियों के रखाव के लिए एक बेहतर सिस्टम की तैयारी की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया और लखवाड़ परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर बजट में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहां पर डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में पिछले पेपर में 2-3 एग्जाम पहले केंद्र सरकार के बजट की एक विशेषता नहीं है, यानी वो सप्तऋषि में जो पॉइंट शामिल नहीं था वो पूछा गया था। वैसे ही यहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्त किरण में निम्न में से कौन सा पॉइंट शामिल नहीं है। चलिए, पांचवा अगर हम देखें, निर्बाध कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी पर यहां पर जोर दिया जाना है। जैसे रोड सेफ्टी, सड़कों की मरम्मत, रख रखाव, नए मार्ग के निर्माण को विशेष प्रावधान किया जाना है। खासकर एयर कनेक्टिविटी, रोपवे, मेट्रो रेल के लिए भी विशेष व्यवस्था यहां पर की गई। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी आधारित विकास, यानी राज्य के विकास को गति देने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर फोकस किया जाना है। हर सेक्टर से आधुनिक तकनीक से ज्यादा उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साइंस सिटी और विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है। और लास्ट है इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन, जिसे हरित विकास भी कहा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जाना है। जलवायु परिवर्तन संबंध के लिए कुल पूंजीगत परिव्यय का 0.5% का प्रावधान कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कितने बजट का यहां पर प्रावधान है, तो लगभग 0.5% का। इकोलॉजी और इकोनॉमी संतुलन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए विकल्प तैयार किया जाएगा और सितारगंज क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और इको टूरिज्म और होम स्टे को भी यहां पर प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये जो सप्त किरण मॉडल है इसको अपनाया गया है यहां पर। अब यहां पर हमें कुछ चीजें देखनी है, जैसे सप्तऋषि, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर, ये केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में प्रावधान किया गया था कि इन 7 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास को यहां पर ध्यान रखा जाएगा, युवा शक्ति को देखा जाएगा और वित्तीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान यहां पर दिया जाएगा। और इसी को अपनाकर, इसी का ही एक मॉडल जो यहां पर है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी पेश किया गया था, जिसे सप्त किरण के नाम से यहां पर जाना जाता है, जिसमें ये 7 पॉइंट यहां पर है जो अभी हमने डिस्कस करे थे। जैसे मानव पूंजी में निवेश, क्षमताओं का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, निर्बाध कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी आधारित विकास और इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन, या हम इसे कह सकते हैं हरित विकास। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, सप्त किरण में से निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। तो यहां पर भी ऐसे ही पूछा गया था एक प्रश्न कि सप्तऋषि में शामिल नहीं है। इसमें यहां पर क्या दिया गया था, महिला सशक्तिकरण जो शामिल नहीं था, महिला सशक्तिकरण। सेम ऑप्शन आपको यहां पर भी दिया जा सकता है कि सप्त किरण में शामिल नहीं है। और जिन्होंने ये पॉइंट नहीं पढ़ा है या फिर जिन्होंने बजट से संबंधित प्रावधान नहीं पढ़े हैं
वो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में आएगा कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रावधान तो बजट में हो सकता है, क्या पता ये सही उत्तर ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं के लिए प्रस्तावित धनराशि जो बजट में दी गई है, और साथ हमें एक बात और यहां पर ध्यान रखनी है कि जिन भी योजनाओं का बजट में विशेष उल्लेख किया जाता है, जिनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उनके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस बन जाते हैं, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ठीक है, इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट यहां पर कुल आवंटित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई थी, और ये उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोरोना काल में खो दिया था, और उन्हें 3000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता इस योजना के तहत मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019 को यह योजना प्रारंभ थी, जिसमें जो टॉपर्स थे उनके लिए क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज में 50% की स्कॉलरशिप का प्रावधान यहां पर किया गया था, और इस बार के बजट में 11 करोड़ रुपए का बजट यहां पर आवंटित किया गया है। पीएम श्री योजना, स्कूलों के विकास के लिए, स्कूलों को उन्नत करने के लिए यह योजना 5 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इस योजना के लिए 92.78 करोड़ रुपए का बजट यहां पर आवंटित किया गया था। योजना का लक्ष्य क्या है, सभी पुराने सरकारी स्कूलों को, जिनकी संख्या कुल देश में कितनी है 14,500 है, उनको अपग्रेड करना। नंदा गौरा योजना वर्ष 2017 को यह योजना प्रारंभ की गई थी, और बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को यहां पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाती है इस योजना के तहत। जन्म के समय 11,000 रुपए और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की सहायता यहां पर दी जाती है, और इस योजना के लिए 282.50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़। आपके लिए एक प्रश्न यहां पर छोड़ दिया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार आपने देखा था कोरोना काल के बाद बहुत सारे जो बाहर अदर राज्यों में कार्य करने वाले व्यक्ति थे, नौकरी छोड़कर उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा था, और जिसके लिए ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को यहाँ पर चलाया गया था। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यह योजना 25 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड में प्रारंभ की गई थी, और इसमें 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान यहाँ पर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके लिए 19.95 करोड़ रुपए का बजट 30 जून 2021 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की स्वच्छता और पोषण के लिए उन्हें किट और कपड़े इत्यादि सरकार के द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। मिशन एप्पल योजना, सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में 35 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 2015 में यह योजना प्रारंभ हुई थी, और सेबों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखें, अगर राज्य मिलेट मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेट का जिक्र हर जगह होगा इस वर्ष, है ना, और 2023 अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष यूएन के द्वारा मनाया जा रहा है, तो ये जरूर आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बन सकता है। 15 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ये 16 फरवरी 2023 को उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल से प्रारंभ किया गया था, और राज्य में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अन्य प्रावधान जो यहाँ पर किए गए, बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में 50,000 पॉली हाउस यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। 6 सुगंध घाटन एरोमेटिक वैलीज को भी यहाँ पर विकसित किया जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा आ सकता है एरोमेटिक वैलीज, कुल कितनी एरोमेटिक वैलीज का यहाँ पर विकास करने की बात की गई है, तो कुल 6 एरोमेटिक वैलीज। और ये एरोमेटिक वैलीज कहां पर होने वाली है, लेमन ग्रास और मिंट वैली आपकी हरिद्वार में होगी। दूसरा है सिनेमन, नैनीताल व चंपावत में। तीसरा है डेमस्क गुलाब वैली, चमोली व अल्मोड़ा। मिंट वैली उधम सिंह नगर, तिमूर वैली पिथौरागढ़, और लेमन ग्रास वैली, एक और लेमन ग्रास वैली जो कि पौड़ी में यहां पर स्थापित की जानी है। राज्य सरकार द्वारा G20 के आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान भी बजट में किया गया था।
ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, G20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम देखें जेंडर बजट की बात करें तो वर्ष 2007-8 के बजट के तहत जेंडर बजट को उत्तराखंड में यहां पर प्रारंभ किया गया था, और इस बार के जेंडर बजट में क्या प्रावधान किया गया है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेंडर बजट होता क्या है? जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण व विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाना ही जेंडर बजट कहलाता है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13,771.31 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए 13,920.13 करोड़ रुपए का बजट यहां पर निर्धारित किया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो लगभग 150 करोड़ की वृद्धि यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये डेटा यहां पर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब कुछ और चीजें हैं, जैसे समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023 में कुल 2,850.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें कुछ ये योजनाएं हैं, जैसे निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान, किसान पेंशन योजना हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंदा गौरा योजना, ये हमने पीछे देख लिया था। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु 26.72 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 23 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 95 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया था। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ इससे बाहर आपके पास कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है, मुख्यतः वीडियो वीपीडीओ का जो आगामी एग्जाम है, आरओ एआरओ का एग्जाम आने वाला है, पीसीएस, लोअर पीसीएस, एफआरओ का जो प्री एग्जाम या फिर मेंस एग्जाम होने वाला है आगे जो होगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप यहाँ पर जितना भी डेटा इस वीडियो में दिया गया है, आप इसे एक बार अपने तरीके से अपने स्तर पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण से भी, इकोनॉमिक सर्वे से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रत्येक चैप्टर वाइज, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आगामी 1-2 दिनों में चैप्टर वाइज आपके जो भी डेटा है, क्योंकि वहां पर जैसे पिछले बार मत्स्य संपदा से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो उसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर से आपके पास डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये डेटा पहुंच पाए जो ऐसे स्थानों पर तैयारी कर रहे हैं जहां पर सुविधाओं की कमी है। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी एग्जाम में कुछ मदद मिल सके। ठीक है, जल्दी आपके सामने नए सेशन में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।